राम राम सभी को। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लोकदूत में। और वो कहते हैं ना कि राजस्थान युवाओं का प्रतीक है और युवा कांग्रेस चुनाव करा रही है और एक से बढ़कर एक युवा इस इलेक्शन चुनाव में खड़े हो रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक चौधरी जी, जो झोटवाड़ा से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और एक स्टूडेंट लीडर भी हैं और एक समाज सेवी है। सर नमस्कार। सर वो कहते हैं ना कि उस मारवाड़ के तबके से आके और राजनीति जयपुर पहुंच गए आप कॉलेज करने, तो अचानक कॉलेज करने आया स्टूडेंट राजनीति में कैसे इंटरेस्ट जगा आपका? आए तो पढ़ने लिखने ही थे। इच्छा तो कोई कोई हमारी भी कोई थानेदार कलेक्टर एसडीएम वगैरह ऐसा कुछ बनने की इच्छा थी। जी सर। या रास्ता भटक गए। और रास्ता भी ऐसा भटके कि अब पूरे राजस्थान प्रदेश में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है कि अभिषेक चौधरी, अभिषेक चौधरी। तो देखो, आप सब भाइयों का बड़प्पन है, आप सब लोगों का साथ और सहयोग है। कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो पढ़ाई लिखाई के दौरान एक दोस्त के साथ में रैगिंग की घटना हुई। जी सर। तो उस घटना पर हम सब दोस्तों ने मिलकर बड़ी मजबूती से प्रोटेस्ट किया। वहीं से ये कहानी शुरू हुई। फिर आगे लॉ कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा। बिल्कुल सर। फिर धीरे 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 कारवां बढ़ता गया। जी। अब इस काम में मन लगा हुआ है, हम्म। तो इस काम को बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं, बड़े मन से कर रहे हैं। कि आज सब ये जानते हैं कि अभिषेक चौधरी जो थोड़ा एक युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा है, बट मैं वापिस उसी पुराने दौरों में चलता हूँ, यूनिवर्सिटी के दिनों में आपके पास कि 2012 में आप इलेक्शन लड़ते हो लॉ कॉलेज का। एक नया छोरा जो उस मारवाड़ की धरती से आया और फिर इलेक्शन लड़ता है और वो इलेक्शन जीत जाता है। वो कैसा अनुभव था कि क्या घटना आपने बताई कि आपके साथ रहेगी, ऐसी और कैसी घटना कि लॉ कॉलेज का अध्यक्ष का चुनाव आप जीते, तो उस दौरान क्या क्या चीजें ऐसी हुई? देखिए, लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव उस वक्त चल रहे थे। तो सभी साथियों से मिलकर राय की, सब लोगों का मन हुआ कि जी चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल सर। तब तक एक दो कुछ इस तरह के प्रोटेस्ट कह दो, आंदोलन कह दो, प्रदर्शन कह दो, इस तरह के कुछ हुए थे जिनमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो छोटी मोटी पहचान बन पहचान गई, हो गई। चार लोग जानने लग गए। फिर लगा कि ये काम अपन अच्छे से कर सकते हैं, हम्म। ये काम करके आनंद मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। वो कहता है ना कि जब मैं आपके बारे में शुरू करी ना कि देखते हैं कि अभिषेक चौधरी, तो ऐसी घटनाएं चालू की 2012 से लॉ कॉलेज का अध्यक्ष, 2014 में आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2014 राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन होता है, प्रदर्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर और धीरे धीरे वो जेलम मार्ग तक आ जाता है। पहली बार जेलम मार्ग 20 मिनट तक युवाओं ने बंद कर दिया था। एक स्टूडेंट जो अंदर प्रोटेस्ट चलता चलता सीधा रोडों पे आ जा रहा, वो 20 मिनट, जयपुर का सबसे बिजी मार्ग 20 मिनट के लिए बंद हो गया। वो किस वजह से आपने किया था? देखिए, विश्वविद्यालय में गांवों से, ढाणियों से ज़रूरतमंद बच्चे पढ़ने आते हैं। जी। इस राजस्थान विश्वविद्यालय में और इसकी संगठन कॉलेजों में जो बच्चा पढ़ रहा है ना, जी सर। कई बार बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है जब यहाँ का प्रशासन इन बच्चों को ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये कोई गुंडे मवाली है, कोई आतंकवादी है। जी। इन कॉलेजों में और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जी बिल्कुल सर। जो बच्चा अपने गांव का सबसे होनहार विद्यार्थी है, वो यहाँ तक आके एडमिशन ले बिल्कुल पाता यहाँ है। तक पहुँचता है। फिर जब वो बच्चा यहाँ पे पढ़ने आता है, किसान परिवारों के लोग, बच्चों के माता पिता उन्हें बड़ी विपरीत परिस्थितियों में परिश्रम करके उनको यहाँ तक लाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। फिर यहाँ विश्वविद्यालय का प्रशासन उनके साथ में कभी पक्षपात का खेल खेलता है, कभी उनके ऊपर फीस का भार बढ़ा दिया जाता है, कभी उनके एग्ज़ाम या तो समय पे हो नहीं रहे, हो रहे हैं तो उनका रिजल्ट समय पे नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो उसमें जानबूझ के इसलिए बच्चों के बैक लगाई जा रही है ताकि ये रिवोल्यूशन का फॉर्म फॉर्म लगाएं लगाया और पैसे। उसमें भी संस्थान पैसे कमाए। और न जाने इस तरह के कितने मामले होते हैं
जिन मामलों के ऊपर जब आप बैठ के उस पर चिंतन करते हो, मनन करते हो, तो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार अगर आप अपने आप को वास्तव में छात्र नेता मानते हो, अगर वास्तव में आपको लगता है कि आप में ये कुव्वत है, ये काबिलियत है, तो आपको इन लोगों के लिए लड़ना चाहिए। फिर वो लड़ाई कभी कभी वीसी सेक्रेटरीट से शुरू होके एडम ब्लॉक तक आ जाती है, कभी एडम ब्लॉक से शुरू होके यूनिवर्सिटी के गेट तक आ गेट जाती आता है, है। और कभी कभी वो लड़ाई जेलन तक भी आ जाती है। वो कहते हैं ना, आपके साथ 9 लोग और थे सर, जिसमें अभी एक प्रसिद्ध विधायक है हमारे मुकेश भाकर जी, वो भी आपके साथ थे। कई लोगों पे आपके साथ वहाँ एफ, और आप धरना कह दो, केस 7 केस और हैं आपके ऊपर सर। आप केस कह लो या धरना प्रदर्शन में लगी कोई धाराएं कह लो, कुछ भी कह लो, पर 7 केस और हैं सर इनके ऊपर। जैसे कोई स्टूडेंट लीडर हक के लिए आवाज उठाता है, आपने भी हक के लिए आवाज उठाई, अब गवर्नमेंट जो भी प्रदर्शन करता है उस पर FIR ये करने की कैसी जरूरत पड़ती है सरकार को कि इसके बाद ये विड्रॉल भी नहीं हो रही हो? अब देखिए, सरकार एक अलग मानसिकता के साथ में सरकारें चलने लग गई। सरकारों को ये लगता है कि हम इन युवाओं को के मुकदमे लगाएंगे तो ये भी डरेंगे, और इनके मुकदमा लगेगा, ये जेल जाएंगे, ये परेशान होंगे, तो दूसरे लोग भी डरेंगे, तो मुकदमे लगाओ और एग्जाम्पल सेट कर दो। लेकिन ये बात सरकारों को समझनी पड़ेगी कि अंग्रेज भी ऐसे ही सोचते थे। अंग्रेजों को भी ऐसे ही लगता था कि जो नौजवान ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है उसको, उसके मुकदमा लगा दो, उसे बहुत सारी भीड़ के बीच में उसको खड़ा करके उसे यातना दो, उसे दंड दो। तो जितना आप नौजवानों को परेशान अंग्रेजों ने किया, तो नौजवानों ने इस देश में क्रांति खड़ी की। बिल्कुल सर, क्रांति खड़ी है। अंग्रेजों ने जब नौजवानों को परेशान किया तो यहाँ भगत सिंह पैदा हुए। जी सर। तो इस तरह से अगर सरकारें मुकदमे लगाने से बाज नहीं आएगी, तो यहाँ क्रांति होने में कोई ज़्यादा वक्त थोड़ी लगेगा। जब उस दौर में कोई साधन संसाधन ही नहीं थे लोगों के पास में, तब लोगों ने क्रांतियाँ कर दी। अब तो सोचो अगर अब क्रांति होगी तो कितनी भयंकर होगी। भयानक होगी। बिल्कुल सर। तो मेरा तो आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से भी यही अनुरोध है, और कभी कोई आपकी दुआओं से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी दुआओं से, कभी हमें इस सरकार में शामिल होने का मौका मिला और जी सर। हमारे हाथ में कलम हुई, तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि अगर सरकार युवाओं की वकालत करे तो किस हद तक कर सकती है। बिल्कुल सर। अब इसी काफिले में आगे जाए, 2019 से राष्ट्रीय सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2020 में यंगेस्ट कांग्रेस पार्टी के मेंबर बने थे सर आप। और इसी को घटना को आगे करते करते मैं थोड़ा सा, जब आप 2022 और 23 में इलेक्शन लड़े, इस पे आता हूँ कि एक नौजवान छोरा यूनिवर्सिटी से निकला हुआ और उसको राजवर्धन सिंह राठौड़ के सामने इलेक्शन लड़ना पड़ता है। वो कैसा रहा होगा कि आपकी विधानसभा को छोड़कर आप झोटवाड़ा है? देखिए, मेरे जीवन का वो बड़ा ही एक शानदार, जानदार और ज़बरदस्त अनुभव रहा, जी सर। और बहुत कुछ सीखा मैंने उस चुनाव से। और जितनी मेहनत से और जितने समर्पण से मैंने वो चुनाव लड़ा, जी सर। उतने ही अपनेपन से मुझे जौंटवाड़ा की जनता जनार्दन ने स्वीकार किया। बिल्कुल। उतने ही अपनेपन से उन्होंने मुझे अपनाया और बहुत मान सम्मान दिया, एक पहचान दी। उस पहचान की बदौलत आज आप भी फ़ोन करते हो, पूछते जी हो सर। कहाँ है भाई, कैसे हो? आएंगे, तुझसे बात करेंगे, तुझसे चर्चा करेंगे, मिलने आते हो। जी सर। तो वो जो पहचान वहाँ कमाई, वो मेरे जीवन की एक बड़ी पूंजी है, और उसी पहचान की बदौलत जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है, शक्ति मिलती, और कर रहे हैं प्रयास आगे बढ़ने का। सर मेरा ये मानना है कि लोगों के एक भ्रम है कि छात्र नेता सिर्फ राजनीति करते हैं। जब मैंने आपके बारे में रिसर्च करी ना, तो एक लगा कि एक समाज सेवी भी इसमें अंदर है, जिसमें आपने समाज सेवी के अंदर आपने जब इलेक्शन देखे अनिश्चय का प्रदेश अध्यक्ष का, 1008 लड़कियों की शादी का वादा किया और 400 आपने करा दी। ये प्रण लेने की क्या वजह थी कि 1008 लड़कियों की शादी करवाऊंगा? देखिए, वो एक कोरोना का समय था, जी सर। और कोरोना ने हमारे लोगों की और संपूर्ण मानव जाति की किस कदर कमर तोड़ी, किस तरह मानव जाति और सभी प्राणी कहीं ना कहीं इस कोरोना से किस कदर जी। परेशान रहे, ये किसी से छिपा नहीं है। गरीब और ज़्यादा गरीब हुआ, लोगों के रोजगार छिन गए। उस दौर में मेरी
खुद की छोटी बहन, जी सर। छोटी बहन के विवाह का कार्यक्रम हुआ उस दौर में। तो जब छोटी बहन के विवाह की हम तैयारी कर रहे थे, उस पर चर्चा परिचर्चा योजनाएं बन रही थी, जी सर। तभी सब दोस्तों ने बैठकर ये निर्णय लिया, सबके बीच में एक चर्चा हुई, एक बात निकल कर आई कि भाई आज हम तो हमारी बहन के लिए इतना सोच रहे हैं, इतनी चिंता कर रहे हैं, जी। शादी अच्छी कैसे हो, ये कैसे हो, वो कैसे हो, हर व्यक्ति करता हर है। व्यक्ति सोचता है सर। तो आज इस दौर में ऐसी कई बहनें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जैसे किसी भाई का इंतजार करती हैं। बिल्कुल। तो हमें लगा कि ये जिम्मेदारी बतौर युवा, जी। ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, और ये जिम्मेदारी हमने ली सभी यार दोस्तों के, भाइयों के, साथियों के सहयोग से जी। इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। योग्यशाला नाम की फाउंडेशन चलाते हैं जिसमें अनाथ और गरीब बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई, स्वास्थ्य, मतलब लगभग 150 बच्चे हैं उसमें, और फ्री एम्बुलेंस कोविड काल में। उसके बाद स्टूडेंट किचन, न जाने इतनी सारी कितनी घटनाएं, बट मेरे इसमें से सबसे नजर आया कि जब बाड़मेर के किसान परिवार की डेथ होगी टीबी की वजह से, आपने उनकी 5 बच्चियों का संपूर्ण खर्चा उठाया था। देखिए साहब, मेरी तो क्या बिसात है जी सर। जो मैं कोई किसी का खर्चा उठा लूँ जी या सर। मैं किसी के लिए कुछ कर दूँ। और मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को ये गलतफहमी कभी पालनी भी नहीं चाहिए, ये सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई मैंने किसी के लिए ये कर दिया, या मैंने किसी के लिए वो कर दिया, मैंने किसी को ये दे दिया, वो दे दिया। देने वाला भगवान, वो ऊपर वाला महादेव। है, सर। भगवान महादेव परमपिता परमेश्वर परमेश्वर। है। वो किसी के लिए कुछ भेजते हैं जी सर। और आपको निमित्त बना देते हैं, आपको डाकिया बना देते हैं। तो आप डाकिए बन के ही अगर वो काम करो जी। तो ही ज़्यादा अच्छा है। आप अगर ये सोचने लग जाओ कि नहीं ये काम मैं कर रहा हूँ, जी। तो फिर वो कुछ और सोचने लग जाएगी। तो इसलिए अच्छा यही है कि यही सोचो कि जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपन तो निमित्त हैं, अपन अपना उनका दिया हुआ काम कर रहे हैं बस। सर, मैं ये कहता हूँ इतने सारे काम करने के बाद, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकलने के बाद, मतलब युवा आपको आइडल मानते हैं कि हम अभिषेक चौधरी जैसे बनने चाहते हैं, आपका राजनीतिक आइडल कौन? देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ा सफर और एक बड़ी यात्रा है। जी। जब आप राजनीति करने के लिए घर से निकलते हो और आप अपने मन में ये विचार बनाते हो कि मुझे राजनीति करनी है, तभी से आपके सीखने का मौका शुरू हो जाता है, तभी से आप सीखना शुरू कर देते हो। अगर आप राजनीति करने का आपने मन बनाया और आप अपने घर में बैठे हो, जी सर। और आपको अपने घर में बैठे हुए कहीं आपके पिता नज़र आ रहे हैं, जी। तो आप पिता से आप ये एक आदर्श प्राप्त कर सकते हो कि जिस धैर्य से उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिस धैर्य से उन्होंने आपकी सारी गलतियां सहन की, आप जब घर से बाहर राजनीति करने निकलो तो आप में उतना ही धैर्य होना चाहिए। आप उतने ही धैर्य के साथ में लोगों से बिहेव करो, उतने ही धैर्य के साथ में लोगों के साथ में मिलो जुलो, उठो बैठो। जब आप अपने घर में ये सोचते हो कि मुझे राजनीति करनी है, ये सोचते हुए आपकी नज़र आपकी माँ की तरफ जा रही है, आपको अपनी माँ दिख रही है, तो आप उस माँ को आदर्श मानकर वहाँ से ये सीख सकते हो कि जैसे आपकी माँ ने आपको लाड प्यार से दुलार से बड़ा किया, जैसे आपकी माँ ने आपको हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ सिखाई, क्या सही है क्या गलत है उसका फ़र्क सिखाया, तो आप उस चीज़ को आदर्श मान सकते हो कि भाई जितना जैसे आपकी माँ आपके लिए सम्माननीय है, जी सर। वैसे ही जब आप राजनीति में उतरते हो तो हर महिला वो आपकी माँ की तरह है, उसे अपनी माँ की नज़र से देखो, तो वो भी एक आदर्श है। जी सर। घर में आप बैठे हो, आपको अपनी बहन कहीं नज़र आ रही है, तो आप ये सोचो कि भाई मेरी बहन का भविष्य कैसा होना चाहिए, मेरी बहन को कैसा वातावरण मिलना चाहिए, जी। मेरी बहन जब घर से बाहर निकल रही है तो मेरी बहन को कैसे सारी चीज़ें सुरक्षित मिलें, मेरी बहन घर से सुरक्षित जाए, घर पे सुरक्षित आए, इसके लिए जैसा सुरक्षा का माहौल
मैं घर में दे रहा हूँ वैसा ही सुरक्षा का माहौल मुझे बाहर जाकर सबको देना है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जब आप सीखना शुरू करते हो जी सर। तो बहुत आदर्श है, बहुत कुछ आप सीख सकते हो, और सीख कर आप जीवन में कर भी बहुत कुछ सकते हो अगर करने की नीयत हो तो। अब युवा कांग्रेस पे आते हैं कि यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और अब कैंडिडेट रहे दो फाइनलिस्ट के बाद, एक अभिषेक चौधरी जी और नील चोपड़ा जी। आप दोनों ही एक एमपी और एमएलए के चुनाव लड़ चुके हैं उस बड़ी राजनीति को छोड़कर, और अब इस युवा कांग्रेस में आने की मेन वजह क्या है कि उस राजनीति को तो 2028 में इलेक्शन है, अब इसमें कैसे आना हुआ कि यार मैं यहाँ भी अपना लोहा मनवाऊं जिस तरीके से मैंने 2023 में विधानसभा में मनवाया था। देखिए, पहली बात तो कि चुनाव की जो ये प्रक्रिया है इसमें हम दो लोगों के अलावा भी और बहुत लोग शामिल हैं। जी सर। मैं आपके माध्यम से श्री अनिल जी को और बाकी भी जो सब लोग शामिल हैं जी सर। सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोग मिलजुल कर इस प्रतिस्पर्धा में अपना अपना काम करें, जी ये मेरी कामना है। और यहाँ ये एक हमारे संगठन की एक, आप ये मान सकते हो कि अपने आप में एक अनोखी प्रक्रिया है। जी। पूरे विश्व के किसी भी आपको राजनीतिक संगठन में ऐसी प्रक्रिया देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारे संगठन ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें ये टास्क दिया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ने का काम करें। और वो विचारधारा जोड़ते जोड़ते हमें एक ये अवसर भी मिलता है कि हम कैसे हमारी रेंज बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो चुनाव का माहौल है, जी सर। इसको बखूबी एंजॉय कर रहे हैं जी सर। और प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रदेश के हर कोने तक मैं पहुंचूं, और जहाँ मैं नहीं पहुंच सकता वहाँ मेरी आवाज़ पहुंचे। बिल्कुल सर। ये कहते हैं कि सर युवा कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के चुनाव में दो गुट बने हुए, एक सचिन पायलट ग्रुप और एक अशोक गहलोत जी और गोविंद सिंह डोटासरा के। आपका क्या मानना है कि दो गुट हैं या नहीं है? देखिए, ये गुट वगैरह तो सब आप मीडिया के लोगों के बनाए हुए हैं। क्या पूरा जो कांग्रेस परिवार है जी सर। वो एकजुट है, कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हैं, और कांग्रेस के सभी नेताओं का आज की तारीख में एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे ये जो दमनकारी सरकार प्रदेश और केंद्र में जी आज है, जी। इस दमनकारी सरकार के खिलाफ मजबूती से कैसे आम लोगों की ज़रूरतों के लिए, आम लोगों के हक और हकूक़ के लिए कैसे मजबूती से लड़ें। और ये काम कांग्रेस के सभी नेता मिलकर कर रहे हैं, और तमाम जो हम युवा हरावल दस्ते के लोग हैं, हम इस लड़ाई को हमारे स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो काम हम सब भी अपनी अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। सर ये इलेक्शंस जिस तरीके से राजस्थान लड़ रहा है कि पूरे भारत में माना जाता है कि जितना राजस्थान के युवाओं में जोश है ना वो कहीं और नहीं है, क्योंकि चाहे ग्राउंड पॉलिटिक्स से लेकर हायर अथॉरिटी तक वहाँ यूथ हर जगह कर रहा है। और आने वाले समय में 2028 में इलेक्शंस है कि कांग्रेस किस प्रक्रिया से आगे बढ़ेगा कि यार 2000 चुनाव का चुनाव इस तरीके से हम लड़ेंगे और इस तरीके से हम सरकार बनाएंगे। देखिए, आप 2024 का चुनाव देखिए। जी 2024 के चुनाव में देश के जागरूक लोगों ने, देश के वो लोग जो लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखते हैं, उन लोगों ने इस तानाशाही हुकूमत को लगभग लगभग उखाड़ के फेंक दिया। जी अब ठीक है, ये जोड़ बाकी गुणा भाग से सत्ता का खेल चल रहा है, जी। बाकी इनके प्रति लोगों में अब विश्वास नहीं बचा। ये आपने 2024 में देखा। देख। हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है कि देश के 150 करोड़ लोगों को ये बताया जाए कि ये देश चंद व्यापारियों का नहीं है, ये देश हर भारत के नागरिक का है। इस देश के ऊपर हर भारत के नागरिक की का हक भी उतना ही बनता है और जिम्मेदारी भी उतनी बनती है। और अब इस देश को बचाने के लिए सभी लोगों को संविधान के साथ खड़े होकर, लोकतंत्र के साथ खड़े होकर इन तानाशाही हुकूमतों से लड़ना पड़ेगा।
ये काम सभी लोग मिलकर बड़ी समर्पण के साथ में और बड़ी ताकत के साथ में कर रहे हैं। सर अभी रिसेंटली ये तो चुनाव की बातें चलती रहेंगी, मेरे एक रिसेंटली में एक रील बड़ी वायरल हो रही है इंस्टा पे कि आपकी एक रील है ना कि जिसने आपके लिए जो करो नहीं बिन गुणगान गाना चाहिए, वो क्या बात थी सर? देखिए, मैं मेरे शब्दों में वहाँ यही कहने का प्रयास कर रहा था कि आप जीवन में बहुत से लोगों से आप मिलते हो जी सर। अपने जीवन की यात्रा में, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी के लिए कुछ नहीं करता या उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। जी। जीवन में सभी लोगों को कुदरत आपको करने का मौका भी देती है, तो कुदरत आपके लिए कोई दूसरा करे ऐसी भी परिस्थितियां बनाती है। तो जनरली मैं ये महसूस करता हूँ, ये देखता हूँ कि लोग सिर्फ इस बात के लिए कि किसी व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है, जी सर। और लोग उसका आभार प्रकट करने में भी बड़ी शर्म करते हैं, बड़ी शंका करते हैं, जी चुराते हैं। लोगों को लगता है कि यार मैं अगर ये आभार प्रकट करूँगा, ये मैं बताऊँगा कि भाई इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, तो कहीं मैं छोटा नहीं हो जाऊँ, मैं छोटा नहीं बन जाऊँ, या मेरा किरदार कहीं कमज़ोर नहीं हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपके लिए अगर किसी ने कुछ किया है, तो जब आप ये बात बताओगे, अगले का धन्यवाद ज्ञापित करोगे, अगले का आभार प्रकट करोगे, तो उसका भी दिल आपके लिए खुलेगा। चार लोगों को भाई, चार लोगों में आपके प्रति एक भरोसा, एक विश्वास कायम होगा। लोग इस बात को समझेंगे कि कम से कम आपका जो व्यक्तित्व है वो एक सकारात्मक व्यक्तित्व है। जी। एहसान फरामोशों से दुनिया भरी हुई है। जीवन में अगर बनना है तो एहसानमंद बनने की कोशिश करो। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया है तो उसका एहसान मानो। आप लोगों का एहसान मानोगे तो लोग आपका किया हुआ भी मानेंगे। प्रकृति को जो आप देते हो वही लौट के आता है। आप अगर, कई लोगों लगता है, कई लोग कहते हैं यार उसने मेरा नहीं माना, उसने मेरा नहीं माना। आप उस किसी ने आपका नहीं माना तो ठीक है, नहीं माना, आप तो अपनी बात पर कायम रहो, आप तो मानो। आप तो अपनी तरफ से प्रकृति को जो अच्छा दे सकते हो वो दो। सर राजस्थान का यूथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि किस तरीके से इस इलेक्शन को लड़ना है, किस तरीके, जैसे एक ही पार्टी कांग्रेस, वो यूथ कांग्रेस के चुनाव करा रही है, और इसमें जैसे एक ही परिवार से दो हो गए, एक ही पार्ट, जैसे 10 दोस्त बैठे उसमें से दो खड़े हो गए, तो ये जब इलेक्शंस खत्म होंगे कहीं ना कहीं ये भाईचारे में, जैसे एक ही क्लास के दो बच्चे हैं, हम मित्र हैं, मित्र दोनों ही खड़े हो गए, अब मेरे मित्र मुझे और उसके मित्र उसे सपोर्ट करेंगे, जब ये चुनाव खत्म हो जाते हैं तो मैं क्या ही लोगों की प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरीके से यूथ को ये चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जो भी व्यक्ति इस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहा है, जी। चाहे वो ब्लॉक का चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो विधानसभा स्तर पर उसने नामांकन किया है, चाहे उसने जिला स्तर पर किया है, चाहे प्रदेश स्तर पर किया है, जी सर। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को अपने दिमाग से ये बात बाहर निकाल देनी चाहिए कि मैं लड़ रहा हूँ। जब तक वो ये सोचता रहेगा कि मैं लड़ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तब तक उसके मन में जरूर वो लड़ाई की भावना, वो एक दूसरे से छोटा बड़ा दिखने की भावना, एक दूसरे को हराने जिताने की भावना उसके मन में जरूर जन्म लेगी। तो आप मन में सबसे पहले ही मन से ये निकाल दो कि मैं किसी तरह की कोई लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप किसी से नहीं लड़ रहे हो, आप बस एक प्रक्रिया है, एक टास्क दे दिया पार्टी ने, ये एक टास्क है, इस टास्क में जो सबसे ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेगा, जो सबसे ज़्यादा लोगों तक कांग्रेस की विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगा, उसे अग्रणी माना जाएगा, उसे उसकी योग्यता, उससे ज़्यादा योग्य मानते हुए उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा। या जनरल सेक्रेटरी के भी जो उम्मीदवार हैं, तो जो ज़्यादा योग्यता से मेहनत करेगा उसे वो पहले नंबर का जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, फिर दूसरे नंबर का जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है। इसमें अगर हम हमारे मन से ये निकाल देंगे कि हम कोई लड़ाई लड़ रहे हैं जी। हमें किसी तरह के से, हमारा किसी से कोई झगड़ा है या कोई ऊंच नीच है, तो अपने आप ही मन में कोई वैमनस्यता जन्म नहीं लेगी। तो अपने आप ही आपका मन भी सात्विक रहेगा, आपको भी लगेगा ठीक है भाई, अगला आदमी अपनी तरह से दौड़ रहा है, मैं मेरी तरह से दौड़ रहा हूँ,
बस मकसद ये होना चाहिए कि हर सूरत में कांग्रेस जीते, हर सूरत में यूथ कांग्रेस जीते, हर सूरत में लोकतंत्र और संविधान को बचाने वाली ये विचारधारा जीते। बिल्कुल सर। ये मकसद होना चाहिए। इस मकसद के साथ में अपना अपना काम करो और जो कुदरत ने तय किया है, जो भगवान महादेव की इच्छा है, वो हो जाएगी। बिल्कुल। तो मैं आपको यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आप विजयी हों। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से कहूँगा कि प्लीज़ आपकी विचारधारा फॉलो करो। मैं किसी को वोट और ना देने की भी नहीं कहता, बट आपकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा पे रहिए। और अच्छे पॉलिटिक्स पॉडकास्ट देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तो